अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिटरेरी थ्योरी में स्ट्रक्चरलिज्म के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा मेथड होता है चीज़ों को एनालाइज करने का जिसमें हम उस सिस्टम और उस पैटर्न को फोकस करते हैं जो कि पूरे सिस्टम को मीनिंग दे रहा होता है। मिसाल के तौर पे आप एक बिल्डिंग को देखें, आप उसके साइज़, उसके कलर, उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स पर फोकस करेंगे। मिसाल के तौर पर विंडो फ्रेम्स के ऊपर, ये बात ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चरलिस्ट है वो ये बात कहते हैं कि अगर आपने बिल्डिंग को अंडरस्टैंड करना है तो आपको ओवरऑल डिज़ाइन पे फोकस करना होगा। आपको अरेंजमेंट पे देखना होगा किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स को अरेंज किया गया है और कैसे ये एक पार्ट सारे पार्ट्स रिलेट करते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर। जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो इस बात पे कंसर्न नहीं करते इंडिविजुअल चीज़ों के ऊपर, वो अंडरलाइन स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं कि इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पे अगर हमने एक बिल्डिंग बनानी है, हम पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमने इस तरीके से यहाँ पर एक कमरा बनाना है, फिर ये फ्लैट इसके साथ रखाना है, यहाँ पर हमारी दीवार होगी, दीवार के अंदर जो ईंटें होंगी वो ईंटें यूनिट्स का काम करेंगी। तो इसी तरह पूरा लिटरेचर के अंदर भी एक स्ट्रक्चरलिज्म है। आगे हम डिस्कस करेंगे तो ये बात आपको समझ आ जाएगी। तो की आइडियाज़ की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरलिस्ट ये बात मानते हैं कि सरफेस लेवल के अलावा भी एक सिस्टम होता है। ये सिस्टम हमारे लिए समझ में है, अंडरस्टैंडेबल है हमारे लिए। जिस तरीके से हर कहानी के पीछे एक सिस्टम होता है, मिसाल के तौर पे एक बिगिनिंग है, एक मिडल है, एक एंड है, इसी तरह लैंग्वेज के अंदर भी रूल्स हैं कि हम किस तरीके से वर्ड्स को अरेंज करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म इन्हीं रूल्स को फाइंड करता है। और जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, स्ट्रक्चरलिज्म असल में इन्फ्लुएंस है फर्डिनेंड डी सोसोर जो स्विस लैंग्वेज थे उनके वर्क से। सोसोर ये बात कहते थे कि लैंग्वेज जो है ये एक कलेक्शन नहीं है इंडिविजुअल वर्ड्स की, बल्कि ये साइंस हैं और ये साइंस आपस में मिले हुए हैं। हर वर्ड जो है अपना मीनिंग वो रिलेशन में लेगा कि वो किस तरीके से उसको रियल वर्ड में इस्तेमाल किया गया है और वो किस तरीके से वो वर्ड दूसरे वर्ड के साथ मिलकर एक सिस्टम, लैंग्वेज की सिस्टम का हिस्सा बना है। साथ में आप ये भी देखें कि बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट दिया जाता है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर कि आप जहाँ भी जाएंगे, आप जिस जगह पे भी जाएंगे, हर वर्ड अपने ओपोजिट वर्ड के साथ मिला हुआ है, उसके साथ इंटरकनेक्टेड है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बुक देता हूँ पढ़ने के लिए, आप और बुक आपने घंटे में पढ़ ली, मैंने आपसे कहा बुक कैसी थी। अब आप दो चीज़ें ही बताएंगे, या तो बुक अच्छी थी या उसके साथ जो चीज़ एक और वर्ड उसके साथ कनेक्टेड है वो है बुरी। तो अच्छी और बुरी, या तो आप कहेंगे बुक अच्छी थी या आप कहेंगे बुक बुरी थी। इसी तरह बाइनरी अपोजिशन हर चीज़ के अंदर मौजूद है और ये सारी दुनिया एक सेट है, एक स्ट्रक्चर है बाइनरी अपोजिशन का, और ये हर वर्ड पेयर में इस दुनिया में आया है। मिसाल के तौर पे या तो आपको गुड मिलेगा या ईवल मिलेगा, या मेल मिलेगा या फीमेल मिलेगी, लाइट मिलेगी या डार्क मिलेगी। एक आदमी रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पर वो चाय पीता है, चाय या तो अच्छी होगी या उसके साथ जो दूसरा वर्ड कनेक्टेड होगा बुरी वो होगी। तो सारी दुनिया इसी तरह पेयर्स में बटी हुई है। स्ट्रक्चरलिस्ट ये बात मानते थे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो फोकस है स्ट्रक्चरलिज्म में पैटर्न के ऊपर, कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं है। ये चीज़ स्ट्रक्चरलिस्ट ये बात मानते थे, हमें ये ना बताइए कि आपने एक पोएम लिखी है, आपने पोएम लिखी है फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में नहीं जानना। हम ये देखेंगे कि जो आपकी ने पोएम लिखी है उसमें आपने क्या एक पोएम को लिखने का स्ट्रक्चर फॉलो किया है, कि आपने मीटर इस्तेमाल किया है, कि आपने कपलेट इस्तेमाल किया है। हमने फोकस करना है पैटर्न के ऊपर, हमने कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं करना।
नेक्स्ट साथ में एक और कंसेप्ट है कल्चर एज अ सिस्टम। स्ट्रक्चरलिस्ट ये बात मानते थे कि ये जो लैंग्वेज है ये सिर्फ हिस्सा नहीं है बल्कि कल्चर भी सिस्टम का हिस्सा है, और यही इसको मीनिंग देता है। ये जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सिर्फ एक कैटेगरी नहीं होती, ये एक से ज़्यादा कैटेगरीज और क्लासिफिकेशंस होती हैं। इसमें हम ये भी देखते हैं कि हम किस तरीके से दूसरे से बात करते हैं, हम जेंडर रोल्स के बारे में क्या अपने व्यूज़ रखते हैं और क्या यकीन होता है नेचर के बारे में हमारे में। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म को और लिटरेचर का आपस में क्या कनेक्शन है। स्ट्रक्चरलिस्ट रिकरिंग पैटर्न्स को देखेंगे स्टोरीज़ में कि एक नैरेटिव है, हीरो अपने घर से निकला है, उसने चैलेंजेस को फेस किया है, वो चैलेंजेस को फेस करने के बाद एक चेंज पर्सन बन के घर आया है। स्टोरी के अंदर एक मिडल था, बिगनिंग थी, मिडल था, एंड था, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। क्या ये सारी चीज़ें देखी गई हैं? और करेक्टर को आपने किस तरीके से एनालाइज करना है, हीरोज़ की क्या इसके अंदर क्या वो पूरा हीरोज़ वाला काम हो रहा है, क्या वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है, हीरोज़ वाली विलन है तो विलन कौन सी है, उसने विलन ही दिखाई है। अगर एक डैमसेल है, एक खूबसूरत लड़की है मुश्किल में, उसके सामने कौन कौन सी मुश्किलात थी, और किस तरीके से ये जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं स्टोरीज़ के अंदर, ये सारी चीज़ें भी स्ट्रक्चरलिस्ट मानते हैं कि ये लिटरेचर के अंदर होनी चाहिए। फिर ससोर ये बात कहते थे कि हमने लैंग्वेज का एनालिसिस करना है, कि हमने लार्जर सिंबॉलिक सिस्टम को देखना है कि वो किस तरीके से टेक्स्ट के अंदर ऑपरेट कर रहा है। फिर हमने जो अपोजिशंस हैं, बाइनरी अपोजिशंस, उनको भी हमने लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर एनालाइज करना है कि लव कहाँ पर है और उसके रिज़ल्ट में हेट कहाँ पर है, गुड कहाँ पर है और उसके साथ कनेक्टेड ईवल कहाँ पर है, किस तरीके से ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर काम कर रहा है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एक फेरी टेल हमारे सामने आती है और स्ट्रक्चरलिस्ट एक फेरी टेल को किस तरह से एनालाइज करेगा। वो ये देखेगा कि क्या इसके अंदर एक कोई हेल्पलेस करेक्टर है क्या। मिसाल के तौर पे सिंड्रेला का करेक्टर है, उसने क्या ईवल जो दुश्मन था उसको किस तरीके से फेस किया, किस तरीके से उसने अपनी मुश्किलात का सामना किया, और आखिर में एक हैप्पीली एवर आफ्टर, और हम ये कहते हैं कि हैप्पी एंडिंग क्या हुई है। स्ट्रक्चरलिस्ट इन सारी चीज़ों को कहेगा कि ये नैरेटिव पैटर्न्स का हिस्सा थी। अब एक स्ट्रक्चरलिस्ट एक डिटेक्टिव नावल को किस तरीके से देखेगा, कि वो देखेगा कि क्या क्राइम हुआ है और जो हमारा डिटेक्टिव है, जो डिटेक्टिव है किस तरीके से उसने इन्वेस्टिगेट किया है, कौन से क्लूज़ उसे मिले हैं और किस तरीके से उसने रीडर को थोड़ा सा कंफ्यूज किया है और एंड में जाके फाइनल रेजोल्यूशन मिला है और किस तरह से मिस्ट्री जो है वो सॉल्व हुई है। तो ये जो सारी फोकस था, ये सारी स्पेसिफिक डिटेल्स थी क्राइम की, और यही अंडरलाइन स्ट्रक्चर होता है डिटेक्टिव स्टोरी का। अगर आप वेस्टर्न्स देखें, वेस्टर्न्स फिल्म्स होती हैं, वेस्टर्न्स लिटरेचर होता है, उसके अंदर दिखाया जाता है कि फोर्सेस ऑफ सिविलाइजेशन और फोर्सेस ऑफ सैवेजरी, गुड लोग, अच्छे लोग और बुरे लोगों का आपस में मुकाबला होता है, और आखिर में हम ये देखते हैं कि जो सिविलाइजेशन है, जो लोग अच्छे लोग थे वो जीत जाते हैं बुरे लोगों के ऊपर। तो अगेन यहाँ पर भी फोकस हमारा जनरल नैरेटिव फार्मूला के ऊपर है और स्पेसिफिक प्लॉट के ऊपर, जो एक वेस्टर्न फिल्म होती है या वेस्टर्न नावल होता है। नेक्स्ट हम ये देखें कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। मिसाल के तौर पे ये कॉन्टेक्स्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, ऑथर और रीडर को निगलेक्ट कर देते हैं और सिंपल रिड्यूस कर देते हैं फार्मूला तक। तो एंड में हम यही कह सकते हैं जो स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये बेसिक आपको बताता है कि कोई स्टोरी आपने लिखनी है उसका किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। एक पोएम आपने लिखनी है नेचर के ऊपर, आपने कौन सी मीटर इस्तेमाल करना है, कहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे आप सोनेट लिख रहे हैं, आपने 14 लाइनें रखनी हैं, आपने 8 लाइनें पहली ऑक्टेव की, फिर आपने वोल्टा देना है, फिर सिस्टेट 6 लाइनें। इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर होगा आपके सामने सोनेट को लिखने का। अब मेन डिफरेंस जो सबसे बड़ा ये जो सामने आता है वो ये है
कि जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले थे, जिस तरह क्लॉड लीवी स्ट्रॉस हो गए, फर्डिनेंड डी सोसोर हो गए, ये एक इनसे एक कंसेप्ट में गलती हो गई। वो ये बात मानते थे, जिसको बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया, ये बात कहते थे कि जो सिग्निफायर है और वो सिर्फ एक ही सिग्निफाइड की तरफ ही इशारा करेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक हमारे पास लाइन है, लाइन, हम ये कहते हैं ये एक हमारे पास साइन है, सिग्निफायर लाइन का। तो जो स्ट्रक्चरलिस्ट ये बात कहते थे कि इस लाइन का सिर्फ एक ही मतलब बनेगा, या तो वो लाइन सिर्फ एक ही बंदे को रेफ़र करेगा, उसका मीनिंग फिक्स होगा, वो जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा। वो लाइन सिर्फ़ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि हम अपने बादशाह को ही लाइन कह रहे हैं, वो सिर्फ हमारे बादशाह की तरफ ही लाइन रेफ़र करेगा, इसका मीनिंग फ़िक्स है। स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये बात कहते थे। इसी बात पे बहुत ज़्यादा बाद में क्रिटिसिज्म हुआ, बाइनरी अपोजिशन पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं, वो आपको जो भी चीज़ एक मिलेगी उसका कोई ना कोई ऑपोजिट मिलेगा, और ये सारे एक इंटरकनेक्टेड हैं, एक साइंस के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर।